हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन फॉर नेट सेट के अंतर्गत हम होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लेटर ई से जुड़ी हुई बाकी की बची हुई टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहली टर्म है इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी इज़ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इलोंगेशन टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जब आप किसी फाइबर को स्ट्रेच करते हैं और वो कितने परसेंटेज उसकी ओरिजिनल पोजीशन लेता है, उसे इलास्टिक रिकवरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग इज़ गिविंग रेज्ड इफ़ेक्ट टू द फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ रूलर्स। मतलब बने हुए कपड़े के ऊपर रेज्ड डिज़ाइन अगर आपको बनाना है, उभरा हुआ डिज़ाइन बनाना है, तो वो रोलर्स की हेल्प से बना सकते हैं और उसे एम्बॉसिंग कहते हैं। एग स्टोरेज, बहुतों को ये बात पता नहीं होगी कि एग को स्टोर करते वक्त उसकी जो ब्रॉड साइड है वो ऊपर रखी जाती है और जो थिन साइड है वो नीचे की तरफ रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मूवमेंट ऑफ एग योक को थोड़ा सा रोका जा सके। अगर आपको एग की क्वालिटी को चेक करना है तो उसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो कैंडलिंग के प्रोसेस से आप एग की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और दूसरा आप एग को पानी के अंदर डालकर उसकी आप क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। एग को जब आप पानी में डालते हैं तो अगर वो ऊपर की तरफ तैरकर आता है या फिर खड़ा हो जाता है तो वो एग जो है वो स्टेल एग है, वो फ्रेश एग नहीं है। अगर एग नीचे की तरफ चला जाता है पानी में और ऊपर तैरकर नहीं आता है तो वो एग जो है वो फ्रेश है। इसका मतलब ये है कि एग ने अपनी जो वेट जो है वो लूज़ कर दिया है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। इसका मतलब उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है क्योंकि वो काफ़ी समय तक रखा गया था, इसलिए। उसके बाद में जो कैंडलिंग का प्रोसेस होता है, वो कैंडलिंग के प्रोसेस में आप एग की सिलॉटी को चेक करते हैं। एग को आप लाइट में देखेंगे, बाकी सब तरफ अंधेरा हो और उसके बाद में आप एग को किसी कैंडल के सामने या किसी लाइट के सामने रखकर देखना शुरू करते हैं तो उससे आप उसकी कंडीशन का पता लगा सकते हैं, उसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। कैंडलिंग के प्रोसेस में अगर एग शेल में क्रैक हो तो वो नज़र आती है। और अगर उसके एयर सेल्स जो हैं उसकी साइज़ हमें पता चलती है। एल्ब्यूमिन और एग योक दोनों के बारे में पता चलता है। एल्ब्यूमिन की फर्मनेस के बारे में पता चलता है और योक की पोजीशन के बारे में हमें कैंडलिंग के प्रोसेस से पता चलता है। और अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो वो भी हमें उसके अंदर कैंडलिंग के प्रोसेस में दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस, दैट इज़ कैंडलिंग एंड ड्रॉपिंग द एग इन वाटर, इज़ यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ egg. Then the term is extension. Extension is reaching out to the people is called as extension. Reaching out to the people, इसका मतलब ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी तीन तरह से काम करती है। टीचिंग का काम करती है, रिसर्च का काम करती है एंड थर्ड इज़ एक्सटेंशन का। जो कुछ भी उसने उसके लैब में रिसर्च किया है और वो बेनिफिशियल है तो वो लोगों तक पहुंचाने का काम एक्सटेंशन के माध्यम से किया जाता है। तो एक्सटेंशन इज़ रीचिंग आउट टू द पीपल। फिर है ई लर्निंग। ई लर्निंग आज के समय में 2020 में कोरोना पेंडेमिक के वक्त बहुत ज़्यादा हम ई लर्निंग पर डिपेंडेंट हैं, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। तो यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड नाउ
मोबाइल टू डिलीवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो और लाइव ऑनलाइन क्लासरूम्स, इन सब के ज़रिए हम ई लर्निंग जो है वो करते हैं, स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए भी और ख़ुद को पढ़ाने के लिए भी ई लर्निंग का इस्तेमाल आज के दौर पर बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर है अर्गोनॉमिक्स। यह टर्म के बारे में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार आप देखते हैं कि आप कंटिन्यूसली कुछ काम कर रहे हैं तो कई बार आपके कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है या आपको स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है या बैठे बैठे भी आप थक जाते हैं। तो अगर अर्गोनॉमिकली आपके जॉब को, आपके इक्विपमेंट को और आपके वर्क प्लेस को डिज़ाइन किया है तो आपको इस तरह की रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज जो हैं वो नहीं होगी। तो अर्गोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग जॉब, इक्विपमेंट एंड वर्क प्लेस टू अवॉइड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज। फिर है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने दी है। इसके मुताबिक एक कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसकी डेवलपमेंट के वक्त वो ऑलमोस्ट 4 इकोसिस्टम्स के अंतर्गत उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती है। इनके अंतर्गत रिलेशनशिप्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और वो जो सिस्टम्स हैं जिसके अंतर्गत किसी पर्सन की डेवलपमेंट होती है वो है माइक्रो सिस्टम, मीज़ो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत उस इंडिविजुअल की फैमिली, उसके दोस्त यानी कि पीयर्स, स्कूल और इसके साथ में ही जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जहाँ रिलीजियस एजुकेशन बच्चे को मिलता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो माइक्रो सिस्टम के अंदर आती हैं। मीज़ो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम और इंडिविजुअल के अंतर्गत होने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, होने वाला जो इंटर रिलेशनशिप है उसको वो मीज़ो सिस्टम के अंदर हमें दिखाई देती है। फिर है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के अंतर्गत किसी जैसे कोई इंडस्ट्री हो गई या फिर सोशल सर्विसेज हो गया या मास मीडिया हो गया या फिर नेबर्स हो गई या लोकल पॉलिटिक्स हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आती हैं और इनके साथ भी इंडिविजुअल की रिलेशनशिप्स बनती जाती हैं। फिर है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम किसी कल्चर का जिसके अंदर वो इंडिविजुअल रहता है उस कल्चर के एटीट्यूड्स और उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है या आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो मैक्रो सिस्टम के अंदर आती है। तो किसी भी इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट होती है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के अंतर्गत होती हैं और वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो हैं वो माइक्रो सिस्टम, मीज़ो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फिर है एन्यूरिसिस। एन्यूरिसिस के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एन्यूरिसिस जो है वो है बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग ऑलमोस्ट अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र के बाद में भी बेड वेटिंग करता है तो वो एक समस्या बनकर सामने आता है, उसे एन्यूरिसिस बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साल तक बच्चे बेड वेटिंग करना जो है वो बंद कर देते हैं और सीख जाते हैं कि हमें अगर कोई टॉयलेट जाने की फीलिंग आई है तो उन्हें उठना चाहिए और जाना चाहिए। तो वो बाय द एज ऑफ 3 years मोस्ट चिल्ड्रन आर ड्राई। तो ये क्वेश्चन 3 साल के बच्चे 3 साल की उम्र वाला जो है वो पूछा जाता है। फिर है ई कॉम्पिटेंस। ई कॉम्पिटेंस इज़ यूजिंग ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग। फिर ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग इज़ कॉल्ड एज ई कॉम्पिटेंस। फिर है एलिमेंटल डाइट। अब एलिमेंटल डाइट is a chemically defined nutrient formula
which is used to get complete control over the antigen entry during the symptom remission period of washout. अब सिम्टम रिमिशन पीरियड ऑफ वॉशआउट क्या है? सिम्टम रिमिशन पीरियड ऑफ वॉशआउट ऐसा टाइम है जिसमें आपने पहले से पेशेंट को ट्रीटमेंट दी हुई है और आपको सेकेंड ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करनी है, लेकिन सेकेंड ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है उसकी इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी में से ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके लिए जो टाइम पीरियड दिया जाता है उसको सिम्टम रिमिशन पीरियड ऑफ वॉशआउट जो है वो बोला जाता है। अब इस वॉशआउट पीरियड में पेशेंट के अंदर एंटीजन एंट्री ना हो, मतलब उसके अंदर बीमारी के लिए विषाणु फिर से एंटर ना करें, इसके लिए केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट डाइट जो है वो दी जाती है और उस डाइट को एलिमेंटल डाइट जो है वो बोला जाता है। तो सिम्टम रिमिशन पीरियड ऑफ वॉशआउट के अंतर्गत दी जाने वाली डाइट को एलिमेंटल डाइट बोला जाता है, जिससे एंटीजन एंट्री को शरीर के अंदर पेशेंट के जाने से रोका जा सके। फिर है एलिमिनेशन डाइट। एलिमिनेशन डाइट वो डाइट है जो डाइटिशियन यूज़ करता है डायग्नोसिस के लिए कि इंसान को अगर कोई बार बार एलर्जी हो रही है तो वो कौन से एलर्जेंस के कारण होती है। इसके लिए जो एलर्जिस्ट जो कोई टेस्ट करने वाला डॉक्टर होता है उसके पास में एक फूड अवॉइडेंस की लिस्ट होती है, या फूड को जो कोई भी फूड अवॉइड करने हैं उनकी लिस्ट होती है, या फूड ग्रुप्स अवॉइड करने हैं उनकी लिस्ट होती है, और उसमें वो फूड्स दिए हुए होते हैं जिनको अगर वो पेशेंट ना यूज़ करे तो वो उसमें एलर्जी के सिम्टम्स पैदा नहीं होंगे। उसको एलिमिनेशन डाइट जो है वो बोला जाता है। फिर है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट्स या इमल्सिफायर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज़ करके टू इमिसिबल लिक्विड्स के इमल्शन को स्टेबलाइज किया जा सके। इसका मतलब है कि दो ऐसे लिक्विड्स कि जो आपस में घुल नहीं सकते हैं उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। उनका अगर मिक्सचर है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफायर्स का यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमल्सिफायर इज़ लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो एग से, सोयाबीन से और मिल्क से डिराइव किया जा सकता है। और अगर आर्टिफिशियल इमल्सिफायर्स पूछे जाएं या सिंथेटिक इमल्सिफायर पूछे जाएं तो वो हैं प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल, मोनोस्टियरेट, सॉर्बिटान, मोनोस्टियरेट एंड पॉलीसॉर्बेट्स। ये सब जो हैं वो आर्टिफिशियल इमल्सिफायर्स हैं। तो ये थी लेटर ई से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स। इसके बाद में भी नेक्स्ट वीडियो में लेटर ई से जुड़ी हुई बची हुई टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि you have liked this video, and thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you once again.